ऑस्ट्रेलिया का सिडनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार। करीब 17,000 भारतीयों को अल्फ्रेज एरिना में आज करेंगे संबोधित। ब्रिस्बेन से सिडनी के लिए हुए रवाना। मेलबर्न में सिडनी तक चलाई गई मोदी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। यात्रियों ने जमकर लगाए ठुमके। ट्रेन में यात्रियों को सर्व किया गया गुजराती खाना। संत रामपाल की गिरफ्तारी पर सस्पेंस बरकरार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रामपाल की आज होनी है पेशी। आश्रम के बाहर 30,000 जवान तैनात। आज नहीं होगा डीडीए के फ्लैटों का ड्रॉ। जल्द होना नहीं तारीखों का ऐलान। करीब 25,000 फ्लैटों का होना था ड्रॉ। और रांची वनडे में श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर भारत ने किया क्लीन स्वीप। सीरीज पर भारत का 5-0 से कब्जा। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन की खेली कप्तानी पारी। नमस्कार, आदाब और सुप्रभात भारत। मैं हूं अब्दुल। हर रोज की तरह एक बार फिर से हाजिर हूं। दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, जो अखबारों में जिनको प्रमुखता दी गई है, वो लेकर आपके सामने आपसे उसको रूबरू कराने। और हर रोज की तरह हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको उन खबरों से तफसील से उन खबरों के बारे में बताएंगे जो खबरें आज अखबारों में जिनको प्रमुखता दी गई है। हमारे साथ रावत जी और नीरू जी दोनों जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। गुड मॉर्निंग रावत जी। गुड मॉर्निंग नीरू। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नीरू, आप हमें बताइए कि आज हम कौन कौन सी वो खबरें हैं जिन पर हम नजर रखने वाले हैं और उनको प्रमुखता दी गई है अखबारों में। जी अब्दुल, अगर हम आज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे संत रामपाल की, जिनकी गिरफ्तारी पर सस्पेंस बना हुआ है बहुत दिनों से। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक मनी के इशू पर जो पीएम मोदी ने G20 में इस मुद्दे को उठाया है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे मुख्यमंत्री खट्टर के बारे में, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में जिस तरह से शिकायतकर्ताओं की शिकायत ली और उस पर अहम फैसले लेंगे वो। और उसके बाद हम बात करेंगे क्रिकेट की, जो क्लीन स्वीप से इंडिया ने जीत अपनी दर्ज करवाई है। और साथ ही साथ और भी खुशखबरी है स्पोर्ट्स में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और लास्ट में जरा हटके भी होगा। आज राम भाई नहीं है, राम जी नहीं है हमारे साथ, तो जरा हटके भी आज थोड़ा सा हटके होगा। बहरहाल आज जिस तरीके से हम बात करें, जो सबसे प्रमुखता दी गई है सबसे पहले अखबार ने जिस खबर को, वो है संत रामपाल की गिरफ्तारी, क्योंकि उसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है और आज पेश होना है हाई कोर्ट में नीरू। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, अभी भी सस्पेंस ही है एक तरीके से। जी अब्दुल, बिल्कुल सस्पेंस बना हुआ है। और अगर हम बात करें अखबारों की, तो जागरण में जो है इसको फ्रंट पेज पर छापा गया है। इसमें लिखा, कार्रवाई से ठिठरी पुलिस, रामपाल समर्थक अड़े, नहीं हो पाई गिरफ्तारी, वार्ता के प्रयास बेकार। इसमें 3 बातें बताई गई हैं। तो हम अगर इस खबर की बात करें तो सबसे पहले तो रामपाल के जो समर्थक हैं, संत रामपाल के समर्थक बहुत समय से जो है आश्रम के बाहर बैठे हुए हैं। उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, जो पुलिस को अपनी कार्रवाई करने से रोके हुए हैं। और अब बात करें, आज 17 तारीख है और आज ही उन्हें कोर्ट में पेश भी होना है। तो पुलिस आज कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ, तो आज वो सस्पेंस खत्म होगा कि पुलिस आखिरकार उन्हें कोर्ट में पेश कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बिल्कुल रावत जी, एक तरीके से कहा जाए आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि 17 तारीख एक लास्ट तारीख एक तरीके से कहा था कि अब रामपाल को पेश होना ही होना है। वहीं प्रवक्ता की बात करें, वो लगातार हवाला दे रहे हैं कि वो बीमार है। देखिए, बिल्कुल एक सवालिया निशान है। जितने भी पेपर्स अगर आप खोल के देखेंगे, क्या रामपाल सरेंडर करेंगे? कोर्ट के आदेशों का आज 17 तारीख, आज आखिरी दिन है, आज उनको सरेंडर करना है। तो एक क्वेश्चन मार्क, इनकी जो आज खबर सारे अखबारों ने छापी है, और सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि वहां पुलिस बल भी तैनात हो चुका है उनके आश्रम में, और उनके जितने भी समर्थक हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेह ये सामने है कि ये बड़ा सवाल है कि होंगे नहीं होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आई है, तबियत खराब है,
तो आज इस टोटल खबरों में जिसको दिखाया गया तो एक सवालिया निशान के तौर पे, चाहे वो भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, तो एक सवालिया निशान के तौर पे इस खबर को दिखाया गया। एक एक सवालिया निशान के तौर पर इस खबर को दिखाया, क्योंकि हमने देखा है जिस भी हम अखबार की बात करें, संत की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये दैनिक भास्कर ने दिया है कि संत की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो यहां पर ये भी एक तरीके से सवालिया निशान है कि संत की गिरफ्तारी होगी या नहीं हो सकती, ये भी एक तरीके से कहा जाए। और जिस तरीके से हम इस पूरे मामले को देखें तो लगातार इतनी पेशी हो चुकी हैं और संत रामपाल नहीं पहुंचे हैं, और लगातार उनके समर्थक यही कह रहे हैं कि वो नहीं चाहेंगे, वो उनका गिरफ्तारी नहीं हो सकती, वो अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे। देखिए, संत रामपाल को पकड़ने के लिए 3 दिन से प्रयास चल रहे हैं, ऐसा नहीं कल ही 3 दिन से पुलिस जो है उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। 30,000 पुलिस बल जो है इस काम के लिए जुट गया है, लग गया है, उसके बावजूद उन्हें नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो बीमार हैं, उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, और इसलिए उनके प्रवक्ता ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हम बात करें, लगातार कह रहे हैं कि बीमार चल रहे हैं, और पहले भी कहा जाए मेडिकल सर्टिफिकेट दे चुके हैं उनके प्रवक्ता या फिर समर्थकों की बात करें, और वो खारिज कर दिए गए कोर्ट की तरफ से। एक बार फिर से वैसे ही देखने को मिल रहा है हमें। देखिए, कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले को देखें तो ये बहुत खिंचता जा रहा है। हाँ। अगर देखें कि अस्वस्थ भी हैं, पर मेडिकल बोर्ड जो है पहले खारिज हो चुका है, उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आ रही, प्रवक्ता कहना कि 19 नवंबर तक उनको बेड रेस्ट पे रहना है। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम देखें खींचने के ये एक बहाने होते हैं ना, ये बहाने लग रहे हैं कि लेकिन कि गिरफ्तारी से उन्हें बचाया जा सके। राघव जी, क्या माना जाए, क्या माना जाए इस पूरे केस में कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? इसको हम किस तरीके से देखा जाए, एक तरीके से बात की? देखिए, निश्चित तौर पे एक संत वाला जो मामला सामने आया हुआ है, और पुलिस भी इस मामले में ढिलाई दिखती है, ढिलाई करती हुई दिख रही है पहले से। ये कोर्ट के आज आखिरी तारीख है सरेंडर करने का, उसके बाद प्रशासन मुस्तैद हुआ है, तब जाकर इतने पुलिसकर्मी है, 30,000 के आसपास जो पुलिसकर्मी वहां तैनात हैं, और उसके बाद भी अब कल से ये लोग तैनात है, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। आज निकल के आया कि क्या कुछ हो सकता है, इस कोर्ट के आदेश के बाद ये बात हो रहा, तो कहीं नहीं प्रशासन की ढिलाई भी साफ तौर पे इसमें दिखाई देती है। प्रशासनिक ढिलाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं कुछ अखबारों ने ऐसा दिखाया भी है, पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अफसर वापस हिसार लौट गए, फोर्स भी हटाई गई। ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि प्रशासन की ढिलाई है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रशासन की ढिलाई, क्योंकि अगर 3 दिन से वो लोग 3 दिन से प्रशासन इसके लिए प्रयास कर रहा है, उसके बावजूद इतना नहीं हो रहा। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स जो है इस काम के लिए लगाई गई है, और आप एक संत को पकड़ नहीं सकते, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दे में सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर भी कि प्रशासन क्यों नाकाम हो रहा है अपनी कोशिश में। और वही मुख्यमंत्री की बात करें तो वो सिर्फ कहते हैं कि सरेंडर कर देना चाहिए, एक सिर्फ ऐसे बयान आते हैं। देखिए, अगर इसी मामले का हम दूसरा पहलू देखें तो पुलिस का कहना है कि हम खून खराबा नहीं चाहते, समर्थक जो हैं बड़ी तादाद में आश्रम के बाहर जमा हो गए हैं, इसलिए हम किसी तरह से खून खराबा नहीं चाहते, शांति से हम चाहते हैं कि ये काम हो जाए। लेकिन देखिए, आज कोर्ट में पेश होना है उन्हें, और आप आखिरी समय तक कोशिश ही करते रहेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। एक इसमें सवाल रावत जी एक सामने ये आता है कि क्या समर्थक उनके जितने हैं, और जिस तरीके से जो फोर्स है, जो पुलिस बल तैनात है, कितनी मात्रा में तैनात किया वो सबको पता है, तकरीबन 30 से 40,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं वहां पर, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? एक संत सब पर भारी पड़ रहा है। हाँ, नहीं, संत की बात ना करें, इसमें समर्थक की बात करें। अगर इससे पहले आसाराम बापू का भी आप देखेंगे, वो भी गिरफ्तार हुए थे, उनके भी बहुत सारे समर्थक हैं। लेकिन इस केस में देखा जाएगा तो पुलिस वाले बिल्कुल बैक फुट पे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल समर्थकों के तौर पे वो खून खराबे की बात कर रहे हैं, तो उनको अंदेशा है, जैसा पहले भी हो चुका था, रोहतक की बात करें तो इस चीज का उनको अंदेशा है, कहीं ना कहीं समर्थक यहाँ पर खून खराबा कर सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं उनकी गिरफ्तारी के समय। हाँ, और हमने कल प्रवक्ता के बयान सुना था, प्रवक्ता साफ तौर पे कह रहे थे हम तो मरने के लिए भी तैयार है, हम यहाँ पर मरने के लिए ही बैठे हैं, तो एक तरीके से वो भी चेतावनी थी। जी बिल्कुल, वो भी चेतावनी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि समर्थकों की आड़ में कहीं ना कहीं संत रामपाल खुद को बचा रहे हैं। देखिए, प्रशासन ने धीरे धीरे अपनी कार्रवाई कर रहा है, कभी बिजली काटी जा रही है, कभी पानी की सप्लाई बंद की जा रही है, फिर खाना पानी बंद किया जा रहा है, सीधा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, आप धीरे धीरे करके ये एक्शंस ले रहे हैं, और इसकी सिर्फ एक ही वजह बताई जा रही है, वो है समर्थक। तो देखें तो कहीं ना कहीं समर्थक जो है वो संत रामपाल को बचा कर रखा हुआ है उन्होंने, उन्हीं की वजह से संत रामपाल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया है।
कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जिस तरीके से हम बात करें भास्कर की, भास्कर ने बताया है कि पुलिस की 4 चूक जिनकी वजह से ये विवाद जो है वो बढ़ गया है। पहली चूक जो है हाईकोर्ट के आदेश को हल्के में लिया गया है, और दूसरी चूक की बात करें तो आश्रम को कम आंका गया है। तो ये एक बड़ी चूक है जो इस पूरे मामले को बढ़ा रही है। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम पहली चूक की बात करें कि हाईकोर्ट के आदेश को हल्के में लिया है, तो हाँ अगर देखा जाए तो पूरे मामले को हल्के में ही लिया गया है, नहीं तो इतने दिन आप नहीं लगते। अगर आप बात करें इससे पहले जिस तरह से बताया गया कि आशाराम को भी पकड़ने के लिए पुलिस ने कोशिशें की थी, तो वो मामला बहुत जल्दी निपट गया था। अगर हम उस मामले को देखें संत रामपाल के मामले के साथ, अगर उसको हम कंपेयर करके देखें तो वो मामला जल्दी निपट गया था, और ये मामला जो है वो खिंचता जा रहा है। बिल्कुल ये खिंचता जा रहा है, और आज वो देखना होगा कि किस तरीके से ये मामला चलता है। बहरहाल ये खबर सबसे फ्रंट पेज पर ही हर एक अखबार ने छापी है, प्रमुखता दी है, लेकिन उसके बाद जो खबर आई है, जो खबर छपी हुई है अखबारों में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विदेशी दौरा है उसको लेकर है, जहां पर G20 सम्मेलन हुआ और वहां पर काले धन का जो मुद्दा था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी, वो उठाया जाएगा, और उसको उठाया ही है। जिस तरीके से हम भास्कर की बात करें नीरू, तो भास्कर में लिखा है, साफ तौर पर हेडिंग दी है कि काले धन पर दुनिया ने मानी मोदी की बात। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से भास्कर ने दिखाया है कि G20 सम्मेलन में किस तरीके से काले धन का मुद्दा उठाया। जी बिल्कुल, अगर भास्कर की बात करें या फिर हम जागरण की बात करें, तो इसमें भी दिया हो कि काले धन पर मिला G20 का साथ। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने जो है बहुत ही अच्छे अवसर पर इस मुद्दे को उठाया है, ताकि दूसरे देशों से उन्हें समर्थन मिल सके इस बात का, ताकि उनका साथ दे सके। और काले धन का मुद्दा जो है भारत की बात करें तो सबसे अहम मुद्दा है, सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है। देश में काफी दिनों से इस अहम मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अगर पीएम मोदी ने G20 में उठाया तो वो काबिले तारीफ भी है, काबिले तारीफ है। लेकिन जो काले धन का मुद्दा है रावत जी, वो एक जिस तरीके से नीरू के एक अहम मुद्दा है, और जब चुनावी मौसम था, जब रैलियां हो रही थी, उस वक्त इसको राजनीतिक तौर पर मुद्दा उठाया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि जल्द से जल्द काला धन वापस आएगा। उन्होंने रेडियो FM के जरिए भी बताया कि काला धन वापस आएगा कितना भी हो, और अब वहां पर जाके काले धन पर बातचीत होना, वो किस तरीके से देखा जाए कि काला धन अब वापस आने की फिराक में है, यानी कि आ सकता है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो इनका एजेंडा भी था, वादा भी था, और जरूरत भी थी उनकी। उन पे सवालिया निशान भी खड़े हो गए थे जब वो बने थे, कि बोला काले धन को लेकर वो चुनाव के बीच में आए थे, काला धन वापस लाएंगे। और जब नहीं वो शुरू में उन्होंने कुछ किया, उसके बाद SIT उसके लिए गठित की उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगी, फिर लगा SIT गठित करने के बाद ही कुछ नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ। अब जाके जब G20 देशों के सम्मेलन में बात प्रमुखता से उठाएगी, और सबसे बड़ी बात है, हम तो बात करते थे, G20 जो देश है उन्होंने भी पूरी तरह से समर्थन इस चीज को दिया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस जो मुलाकात में इस बात को सामने रखा, तो एक उम्मीद जगती है कि काला धन वापस अब आ सकता है। वादे किए हैं वो पूरे हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कोशिश जो है वो बार बार की जा रही है। अगर पीएम मोदी इस कोशिश को पहले छोड़ देते चुनाव में जीत के बाद, तो हम कह सकते थे कि ये मुद्दा जो है अब ठंडे में पड़ जाता, लेकिन वो जिस तरह से बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि काला धन आने की थोड़ी बहुत उम्मीद है। लेकिन काला धन आने की उम्मीदें हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत हुआ, ब्रिस्बेन की बात करें, सीधे रॉक स्टार दिख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर। जिस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि भास्कर ने किस तरीके से दिखाया रॉक स्टार मोदी, तो जो अमेरिका में जिस तरीके से रॉक स्टार बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैसे ही कुछ ब्रिस्बेन में देखने को मिला। नीरू जी बिल्कुल, ब्रिस्बेन में भी वही सब देखने को मिला जो अमेरिका में हमने देखा, किस तरह से पीएम मोदी ने जो है अपने जो उनका दौरा था उसको बहुत ही अच्छे से, उनका दौरा बहुत अच्छा रहा। और बात करते हैं ब्रिस्बेन की, तो वहां पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया, और उनके प्रशंसक जो है उनसे मिलने के लिए बहुत टाइम तक खड़े रहे, और जब वो आए तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उसके बाद हम बात करते हैं मोदी एक्सप्रेस की। सिडनी में मोदी एक्सप्रेस चलाई गई, जहां पर गुजराती खाना भी लोगों को परोसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया जो है, ब्रिस्बेन जो है, वो कहीं ना कहीं मोदी के रंग में रंग गया है। ब्रिस्बेन भी मोदी के रंग में रंग गया है। क्या लगता है रावत जी कि
क्या माना जाए कि मोदी की लोकप्रियता सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं है, विदेशों में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको आप देख सकते हैं। जैसे मोदी ने अपना कद बढ़ाया है तो साफ तौर पे अब ये राष्ट्र से निकल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी जा रहे हैं, अमेरिका दौरा इनका था, इसके बाद अभी G20 देशों में जहां भी जा रहे हैं तो मोदी को बहुत ही प्यार से लोग ले रहे हैं। और ये हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए और यहाँ की आवाम के लिए एक बहुत अच्छी बात है और बहुत खुश होने की बात है कि हमारे जो नेता, हमारे जो प्रधानमंत्री, उनको इतनी तवज्जो मिल रही है, जैसे उनका कद है। बिल्कुल एक कद है उनका। और क्योंकि जब उनका वहां पर स्वागत हुआ और जिस तरीके से वहां पर लोग हुजूम जो देखने को मिला हमें लोगों का, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पर लोग आतुर थे, एक तरीके से कहा जाए वहां पर। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, उनके चरणों पर पुष्प अर्पित किए। वो किस तरीके से देखा जाए वहां पर? अगर हम बात करें पीएम मोदी की, तो पहले भी गांधी जी के बारे में बात कर चुके हैं। गांधी जयंती पर उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी की। तो उन्होंने कहा कि गांधी के विचारों से जो है हमारा देश चल रहा है, उनके विचार हमारे लिए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। बिल्कुल वैसे ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस खबर को भी कहा जाए तो प्रमुखता दी गई है हर एक अखबार ने। लेकिन उसके बाद अगर हम खबर देखें नीरू, तो वो आती है हरियाणा से। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री ने दौरा किया और मोदी की राह पर चलते हुए एक तरीके से लोगों की समस्याएं सुनी। एक समस्या सुनने के लिए दरबार लगाया था मुख्यमंत्री। बिल्कुल, उन्होंने कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में एक दरबार लगाया जहां पर लोगों बहुत तादाद में लोग इकट्ठा हुए और उनकी शिकायतें उन्होंने सुनी। पर वहां पर उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने कहा कि समय आने पर हम सही कदम उठाएंगे। तो वहां पर उन्होंने 925 आवेदन जो है वो लिए थे और उस पर विचार किया है। तो कहीं ना कहीं देखें तो जो मुख्यमंत्री जो खट्टर हैं वो भी पीएम मोदी की राह पर ही चल रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह से पहली बार कह सकते हैं कि जनता के लिए कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं हम इसको अप्रिशिएट ही करेंगे। ये बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है। इसका अगर हम बात करें, जागरण में भी दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है योजना का लाभ। कि हर एक योजना का लाभ तभी जब तक वो अंतिम व्यक्ति तक, बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक ना पहुंच जाए उस योजना का लाभ, तब तक वो शांत बैठने वाले नहीं है, तब तक समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। रावत जी, क्योंकि किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जैसे प्रधानमंत्री बने उन्होंने भी एक दरबार लगाया जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। उसके बाद हम मुख्यमंत्री की बात करें, मनोहर लाल खट्टर की, उन्होंने भी बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो राजनीति में नए हैं। तो क्या माना जाए, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की राह पर ही चल रहे हैं एक तरीके से कहा जाए तो? नहीं अब्दुल, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि जनता दरबार जो होता है, ये मुख्यमंत्री, आप तमाम जितने भी मुख्यमंत्री हैं अपने प्रदेशों के, तो जनता दरबार लगाते हैं। और ये पहली बार अगर सीएम बनने के बाद जनता दरबार लगा तो सीधे तौर पर धन्यवाद भी उनका अदा कर रहे हैं। और जो उनके पास अपनी एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, समस्या लेके आ रहे हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कह तो रहे हैं कि हर एक आदमी तक योजना का लाभ पहुंचे। जो योजनाएं ऊपर से बनती है वो गरीब तक नहीं पहुंच पाती है, उसमें बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो लोग खा जाते हैं। तो इनका मकसद यह है, जनता और अगर साथ में मिलती है, सामने सीएम सामने आप अपनी समस्या सामने बताते हो तो एक तो उम्मीद जगती है, और अपना सीएम सामने मिल जाए तो लोगों को लगता है अपना सीएम है। नहीं, लेकिन यही चीज है। जैसे नरेंद्र मोदी भी हैं, वो EG2 अगर आपको मिल जाते हैं तो लगता है कि बोला आपका सेवक हूं मैं। तो लगता है आप प्रधानमंत्री नहीं सेवक हैं, आपस में मिल जाते हो, जनता के बीच की दूरी कम हो जाती है, अपने का फील होता है वो। बिल्कुल, जनता को भले उसका फायदा ना मिले, उसकी समस्या दूर ना हो, लेकिन अगर सीएम अपने सामने मिल गया, अपनापन लगता है, तो जनता कहीं ना कहीं उससे भी संतुष्ट हो जाती है। भारत है, संतुष्टि बड़ी चीज है। संतुष्टि बड़ी चीज है और अपनापन जो होता है वो एक बहुत बड़ी चीज है। कहीं ना कहीं जनता को फिर लगता है कि जो उन्होंने जो सरकार चुनी है वो बिल्कुल उनके लिए काम कर रही है। जैसे पीएम मोदी जब भी आते हैं जनता से, जब भी इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तब लोगों को लगता है, और इसी वजह से पीएम मोदी जो है उनको इतना मानते हैं लोग, क्योंकि वो हमेशा जनता से आकर सीधी बातें करते हैं, उनसे सीधा जमीनी स्तर का व्यक्ति एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, जनता को लगता है कि हमने जो नेता चुना है वो हमने अपने लिए चुना है, सिर्फ वो कार्यालय में बैठने के लिए नहीं चुना है, वो हमारे साथ आए और हमारी समस्याओं को सुने। लेकिन इस बीच हम एक बात करें इस पूरे कहा जाए जनता दरबार की, उसमें कई लोग आए, लाखों लोग आए, लेकिन सिर्फ 925 कहा जाए समस्याएं सुनी गई और उनको उस वक्त कुछ आश्वासन नहीं दिया गया। उनसे सिर्फ इतना कहा गया कि हम इस पे समीक्षा करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरीके से इसका समाधान करना है। इसको नीरू क्या किस तरीके से देखिए,
लाखों लोग आए, पर सरकार के लिए उस समय लाखों लोगों की शिकायत सुनना बहुत ही मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक किया, क्योंकि 925 आवेदन तो ले लिए हैं। अब वो उन आवेदनों पर विचार करेंगे, उनके लिए जो भी सही कदम होने चाहिए वो उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले छोटी शुरुआत की है, उसके बाद उसको बढ़ाया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा। अभी छोटी शुरुआत है, लेकिन शुरुआत एक तरीके से अच्छी है। जिस तरीके से रावत जी ने कहा, संतुष्टि जो चीज है वो एक बड़ी चीज होती है। बहरहाल इस खबर को भी एक तरीके से कहा जाए तो प्रमुखता दी है हर एक अखबार ने, लेकिन इस खबर के बाद जो खबर आती है वो स्पोर्ट्स से आती है, खेल की दुनिया में आती है, जहां पर सिर्फ एक नहीं दो खुशखबरी है भारतीयों के लिए। जहां टीम इंडिया ने श्रीलंका पर क्लीन स्वीप किया है, तो वहीं चाइना सुपर सीरीज में श्रीकांत और साइना ने खिताब अपने नाम किया है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं आज जो स्पोर्ट्स यानी कि खेल जगत की खबरें हैं, ये दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिकेट जगत की। जिस तरीके से रावत जी हम बात करें, कल का जो मैच था लाजवाब था। हर वक्त एक तरीके से कहा जाए जो लास्ट के मोमेंट थे वो लग रहा था कि कहीं टीम इंडिया हार ना जाए, कहीं श्रीलंका पर फिर से भारी ना पड़ जाए, और क्योंकि टीम इंडिया के विकेट से लगातार गिरते जा रहे थे। लेकिन विराट कोहली ने जो कमाल किया है वो देखने वाला था। बिल्कुल, विराट की जो कल विराट पारी थी उसकी निश्चित तौर पे प्रशंसा करनी चाहिए, और भारतीय टीम के लिए एक अच्छी चीज है जो हमारे यंग लोग खेल रहे हैं, नए लोग खेल रहे हैं, नई टीम में जो प्लेयर आए हुए हैं। तो एक के बाद पहले रोहित शर्मा है, शिखर धवन ने उससे पहले अच्छा प्रदर्शन किया था, अजिंक्य रहाणे ने अच्छा किया था। तो एक आदमी पर टीम डिपेंड नहीं रहेगी। एक समय था जब पहले की आप बात करें, टीम सचिन तेंदुलकर पे डिपेंड हो जाती थी, या उसके बाद दूसरे प्लेयर पे डिपेंड हो जाती थी। अब ऐसा है, एक के बाद एक आपने किसी को रखा है, पहले ये चला, दूसरा चला, फिर जरूरत पड़ी तो कप्तान की पारी विराट ने कल खेली। जिस तरह से एक बार लग रहा था कि रोमांचक हो गया था मैच, इंडिया एक बार बैकफुट पे भी आ गया था, जो एक के बाद एक विकेट गिरे थे। लेकिन अभी अच्छी सुखद बात है पूरी भारतीय टीम के लिए कि सारे प्लेयर्स अपना पूरी प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं। सब प्लेयर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं। हर प्लेयर जो है हर एक मैच में चल रहा है। मतलब एक मैच में रोहित शर्मा चल रहे हैं, तो दूसरे मैच में शिखर धवन चल रहे हैं, तो किसी मैच में अजिंक्य रहाणे चल रहे हैं, और जिसमें कोई नहीं चल रहा उसमें विराट चल रहे हैं। जी बिल्कुल, कह सकते हैं अब जो इंडिया की जो टीम है इस टाइम पे कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बात करें रोहित शर्मा की, राणे की, विराट कोहली की, तो ये प्लेयर्स जो है बहुत अच्छा अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उससे हमें इसी से हम कह सकते हैं कि अच्छी फॉर्म में है। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने कल सेंचुरी मारी, उसके बाद 32 साल बाद ये जो है इंडिया का क्लीन स्वीप था, ये भी बहुत बड़ी बात है। सीरीज जो है वो पूरी तरह से जीत ली है भारत ने। तो देखा जाए कि अभी भारत का आत्मविश्वास भी बहुत आगे है। तो ये कह सकते हैं अभी ये छोटी जीत है। अगर हम बात करें आने वाले वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप के लिए बड़ी जीत साबित हो सकती है। वर्ल्ड कप के लिए बड़ी जीत साबित हो सकती है, लेकिन उससे पहले जो है अगर हम बात करें नीरू, और उससे पहले एक सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वो भी एक अहम सीरीज होगी, और वहां पर सही मायनों में परखा जा सकता है खिलाड़ियों को, क्योंकि वो विदेश में होगी और वहां की पिचेस अलग होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि वो भी एक अहम पारी होगी, क्योंकि जब श्रीलंका के साथ इतनी बड़ी जीत मिली है तो लोगों की उम्मीदें और भी ज्यादा होंगी प्लेयर्स से कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह से फतेह करें। तो देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में अब प्लेयर्स जो है उनका ये जादू जो यहाँ चल रहा है वो वहीं पर भी कायम रह पाता है कि वही नीरू, क्रिकेट के बाद हम बैडमिंटन की बात करें तो वहां पर भी भारतीयों के लिए खुशखबरी है। साइना और श्रीकांत दोनों ने ही चाइना का सुपर सीरीज जो मुकाबला था, सीरीज चल रही थी, टूर्नामेंट चल रहा था, उसको अपने नाम किया है। श्रीकांत ने पहली बार करा, और ऐसा पहला पुरुष है बैडमिंटन में जिसने ये खिताब अपने नाम किया। एक तरीके से इतिहास रचा है। जी बिल्कुल, इतिहास रचा। और अगर हम बात करें जागरण की, तो उसमें फ्रंट पेज पर दिया गया है कि सुपर संडे, कल था कि सुपर संडे था, और उसमें दिया हुआ है कि साइना व श्रीकांत ने जीता चाइना ओपन। बड़ी बड़ी हेडिंग दी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कल सुपर संडे रहा, हमें दो फील्ड में जो है जीत मिली, क्रिकेट में भी और साथ ही साथ बैडमिंटन में भी। और चाइना ओपन की बात करें तो चाइना ओपन में ज्यादातर चीन, मलेशिया, इस देश के खिलाड़ी ज्यादातर जीत हासिल करते हैं। और अगर भारत ने इस चाइना ओपन में जाकर जीत हासिल की तो बहुत बड़ी जीत मानी। बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत है, और निश्चित रूप से इतिहास रचा है भारत ने बैडमिंटन में भी, क्योंकि एक तरफ साइना ने जीत हासिल की, खिताब अपने नाम किया, तो दूसरी तरफ श्रीकांत ने भी अपने नाम किया है खिताब। बहरहाल ये जो खबरें हैं वो प्रमुखता से छापी गई हैं आज के अखबारों में, लेकिन इन सब के बाद आज जो कहा जाए जो खबर है, ये तो खबरें प्रमुखता से, लेकिन एक जो हमारा सेगमेंट होता है वो जरा हटके होता है। और जरा हटके में आज क्या कुछ है, आज राम नहीं है, उनका ये सेगमेंट है, लेकिन आज नीरू है, उनके पास है जरा हटके।
क्या खबर है नीरू, जरा हटके? जी जरा हट के खबर की बात करें, वैसे इस खबर की बात करते ही मुझे राम की याद आ जाती है, पर कोई नहीं, आज वो हमारे बीच नहीं है। तो मैं आपको आज बता देती बीच हूँ, नहीं, मतलब आज हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है। मैं बात करूं जरा हटके की, तो आज भास्कर में ये खबर दी हुई है जिसमें बताया गया है कि जो एक डॉग है वो सम्मोहित करता है लोगों को। उसके अंदर जो, उसका नाम प्रिंसेस है और वो उसके अंदर जो सम्मोहित करने की एक क्षमता है, मतलब हिप्नोटाइज करता जी है। बिल्कुल, एक डॉग हिप्नोटाइज करता है नीरू। हिप्नोटाइज करता है लोगों को, और जब वो हिप्नोटाइज करता है उसके बाद लोगों के आचार विचार बदलते हुए नजर आते हैं। इसके विशेषज्ञों ने बोला है कि इस तरह से नहीं है, ये जो है ये दावा जो किया गया है कि वो हिप्नोटाइज करता है, इसे झूठा करार दिया। पर जो इनकी मालकिन है क्रिस्टीना, उन्होंने बताया है कि सम्मोहन करने की है शक्ति। अच्छा, ये एक डॉग किस तरीके से देखा जाए रावत जी, एक डॉग हिप्नोटाइज करता है? बिल्कुल, ये तो एक जरा हटके है, तो बात भी जरा हटके है। एक जो कुत्ता है वो हिप्नोटाइज करता है। अब किस तरीके से करता है, हिप्नोटाइज करने के बाद वो क्या कुछ करवाता है, या खुद का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल आज नीरू जरा हटके ही आप खबर लाई हो। बिल्कुल कहा जा सकता है ये जो खबरें हैं, जरा हटके जो खबर थी वो तो है ही, लेकिन जो हमने आपको खबरें दिखाई हैं वो अलग अलग अखबारों में उनको प्रमुखता दी गई है और उनको तफसील से हमने बताया है आपको, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल होता है, आप खबरों से रूबरू नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम सुप्रभात भारत लेके आए हैं, जहां पर हम अलग अलग अखबारों में जो खबरें प्रमुखता से दी जाती हैं वो आपको हम तफसील से उसके बारे में बताते हैं। बहरहाल हम कल फिर से हाजिर होंगे सुप्रभात भारत में, तब तक के लिए नमस्कार।